ये ग्रेटर देन 0। तो अब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुड नॉट predict the direction of reaction or spontaneity of reaction। स्टेटमेंट लिखना है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये बातें ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कही गई थी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो हुआ क्या था, देखो एक सिंपल सी बात है, जिसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी, जिसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा, वो खुद ब खुद होगा। अगर इंट्रोपी बढ़ रहा है इसका मतलब वो चीजें खुद ब खुद हो रहा है, उसको करने की जरूरत नहीं है। जो इंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है, डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस आपको कोई आप खुद ब खुद होता है, डिसऑर्डरनेस जो भी होता है वो खुद ब खुद होता है। इसका मतलब जब एंट्रोपी बढ़ रहा है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अगर एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। जैसे आपके बाल हैं, तो वो बाल आप खुद देखते होंगे, वो उस स्टेट में रहना नहीं चाहते हैं, वो बिखरे स्टेट में रहना चाहते हैं। तो उसकी एंट्रोपी क्या ज़्यादा है, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उससे ठीक कर लिया, जिसके कारण वो थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो उसकी एंट्रोपी घटा दिया आपने। कि जो अगर जो खुद ब खुद हो रहा है वो रिएक्शन को नाम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। जो खुद ब खुद हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो जब एंट्रोपी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब रिएक्शन की जब आप खुद सोचिए एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई थी उसमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताया गया था। और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में ये कहा गया था कि जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ये बात लोगों ने बहुत सोचा समझा। फिर बाद में जब रिएक्शंस को एनालिसिस किया गया तो बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा हो रहा था जिसकी एंट्रोपी ज्यादा थी, उसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन थे जिसमें एंट्रोपी ज्यादा थी लेकिन वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे रिएक्शन थे जिनकी एंट्रोपी ज्यादा थी, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस थे, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन भी थे जिनकी एंट्रोपी ज्यादा थी लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस दिखा रहे थे। तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा था। कुछ लो टेम्परेचर पे अलग बिहेवियर शो कर रहे थे, कुछ हाई टेम्परेचर पे अलग बिहेवियर शो कर रहे थे। तो इसी के लिए एक्यूरेट करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी को एक्यूरेट करने के लिए एक टर्म पढ़ा जाता है, इसका नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को करेक्ट करने के लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि केवल एंट्रोपी एक फिनोमेना नहीं है जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को करेक्ट कर दे। केवल एंट्रोपी से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी नहीं बताई जाएगी। एंट्रोपी साथ में हम क्या ले लेंगे, एंट्रोपी प्लस ले लेंगे। एंट्रोपी प्लस क्या ले लेंगे, अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी ले लेते हैं तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी सही सही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ से आगे कंसेप्ट जो बढ़ाओगे आप तो स्पॉन्टेनिटी वाला आएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें और करेंगे। देखो पहले इतनी बातें समझ में आ गई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ अलॉट हुआ है, अभी आ जाएगा, कुछ लगेगा। 1 मिनट रुकना बेटा।
हाँ बेटा देखो एक बार मैं बोला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के बारे में थोड़ी सी और बातें हम आपसे करेंगे। तो क्या इतनी बात आप समझ रहे हो? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो बेटा। यस सर। सबको ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं आपको। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को आगे करेक्ट किया जाएगा। ऐसे बोला गया था कि जब एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब एंट्रोपी घटेगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बहुत पहले कही गई थी, लेकिन उससे करेक्ट नहीं आ रहा था, वो लिखने की जरूरत अभी है नहीं, अब फालतू हो गया, वो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंट्रोपी कैलकुलेशन की बात करें हम, तो फेज ट्रांजिशन में कैलकुलेट करने की सोचते हैं ना। फेज ट्रांजिशन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ लिख लो, एक छोटा सा लाइन और लिख लो, इंट्रोपी कैलकुलेशन इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। एंट्रोपी कैलकुलेशन इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो एक फ्यूजन होता है, फ्यूजन जानते हो? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं ना। तो इसके लिए अगर हम डेल्टा एस निकालें, डेल्टा एस सिस्टम निकालें, तो हमारे पास क्या है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है या नहीं बोलो। यहाँ पे डी क्यू की जगह पे क्या लिखोगे? तो अगर आप फेज ट्रांजिशन करते हो तो टेम्परेचर थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट। फेज ट्रांजिशन के साथ टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो डेल्टा एस सिस्टम, यस सर। डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा क्यू सिस्टम बाई टी। फेज ट्रांजिशन में हमेशा फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहता है, क्यू सिस्टम बाई टी। और क्यू सिस्टम इसके लिए क्या बताएगा, इंथाल्पी बताएगा। इसके लिए क्या बताएगा, इंथाल्पी। यहाँ पे आएगा इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन बाई टी आ जाएगा। ये हो गया डेल्टा एस सिस्टम। अगर आप फ्यूजन निकालोगे तो डेल्टा एस सिस्टम होगा डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी। बस समझ में आ रहा है क्या? सिस्टम का ये होगा डेल्टा एस फ्यूजन बाई टी सिस्टम, जो टी सिस्टम दिया होगा वो है ना बेटा। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, माइनस डेल्टा एच फ्यूजन, और नीचे में क्या आएगा, टी सराउंडिंग। मानते हो? माइनस डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए सराउंडिंग टेम्परेचर आएगा और सिस्टम के लिए सिस्टम टेम्परेचर आएगा। ये मानते हो कि नहीं? बोलो। यस सर। जैसे सॉलिड से यस सर। लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बना, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन में इस सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग मान लो कुछ भी ले लिया आपने, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर, ओके। डेल्टा सिस्टम, डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी सराउंडिंग होता है। माइनस क्यू सिस्टम मतलब डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच बाई टी सराउंडिंग होगा, डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग। फ्यूजन में ये होगा। अगर वेपोराइजेशन हो रहा है तो क्या होगा बेटा, अगर मान लो वेपोराइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, अगर आपका वेपोराइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब होगा लिक्विड गैस में बदलेगा। किसमें बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगा। और अगर लिक्विड गैस में बदल रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम की एंट्रोपी होगी डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन में टी वेपोराइजेशन टी सिस्टम। और डेल्टा सराउंडिंग क्या होगी, डेल्टा सराउंडिंग होगा माइनस डेल्टा एच, माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी ऑफ सराउंडिंग। ऐसे होगा सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी वेपोराइजेशन के केस में। और अगर मान लो ऐसे एलोट्रॉपिक चेंज है, तो एलोट्रॉपिक चेंज में ट्रांजिशन होता है ना, एलोट्रॉपिक चेंज, एलोट्रॉपिक चेंज को बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। एलोट्रॉपिक चेंज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम लिखोगे, अगर आप डेल्टा एस सिस्टम लिखोगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा एच ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बाई टी सिस्टम, टी सिस्टम। डेल्टा सराउंडिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा एच
ट्रांजिशन अपॉन में टी सराउंडिंग। ट्रांजिशन कब आएगा? जैसे ग्रेफाइट डायमंड में बदले, जब ग्रेफाइट डायमंड में बदले तब ट्रांजिशन आएगा, डायमंड ग्रेफाइट में बदले तब ट्रांजिशन आएगा। ये एलोट्रोपिक चेंज, ये फेज ट्रांजिशन में आप क्या निकालते हो? एंट्रोपी निकालते हो। क्या निकालोगे यहाँ पे? फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी निकालने का तरीका ये होता है। अगर फ्यूजन है तो सिस्टम के लिए डेल्टा एच बाई टी कर दो, और अगर वेपोराइजेशन है तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी कर दो, और अगर सब्लिमेशन है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी ऐसे निकालोगे। सराउंडिंग की एंट्रोपी सराउंडिंग के टेम्परेचर से निकलेगा, सिस्टम की एंट्रोपी सिस्टम के टेम्परेचर से निकलेगा। बस इतना ही चीज अलग होता है और कोई अलग नहीं है। ये फेज ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट है। बात समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. ये बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट, इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं हम, उसको बनाओ थोड़ा। क्वेश्चन ये है, जैसे वेपोराइजेशन है तो यहाँ पे वेपोराइजेशन के इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है। यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखूंगा। इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है। इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या हो गया? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ। इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच दिया हुआ है 400 माइनस सॉरी प्लस 400 जूल पर मोल ले लो, या किलो जूल पर मोल ले लो। किलो जूल पर मोल ले लो। यहाँ क्या ले लो? किलो जूल पर मोल ले लो। किलो जूल पर मोल। इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच 400 किलो जूल पर मोल। एट टेम्परेचर लिख लो। एट टेम्परेचर यहाँ लिख लो। एट टेम्परेचर 300 केल्विन। 300 केल्विन, ठीक है। इफ यहाँ पे लिख लो एट टेम्परेचर 300 केल्विन। ओके, इज इट क्लियर ना? अब इसमें कह रहा है इफ सराउंडिंग इज आइस वाटर बाथ, इफ सराउंडिंग इज आइस वाटर बाथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सराउंडिंग आइस वाटर बाथ है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ देन फाइंड डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल। इस तरह क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलेगा। इंथाल्पी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका वेपोराइजेशन की इंथाल्पी डेल्टा है 400 किलो जूल पर मोल है एट टेम्परेचर 300 केल्विन। इफ सराउंडिंग आइस वाटर बाथ है एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड सिस्टम एंट्रोपी, सराउंडिंग एंट्रोपी एंड टोटल एंट्रोपी। बताओ तो क्या होगा? सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, सराउंडिंग एंट्रोपी क्या होगी, और टोटल एंट्रोपी क्या होगा? इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस डेल्टा एच इक्वल टू 400 किलोजूल पर मोल at temperature 300 Kelvin. If surrounding ice water bath at 0 degree Celsius, then find system entropy, surrounding entropy, and total entropy.
बताइए क्या आंसर आएगा। लो यस सर। आज तो सीबीएसई का एग्जाम भी कैंसिल हो गया अब तो 12 का। Yes, sir. कितना आंसर आया पहले का। सिस्टम की एंट्रोपी सर 4/3 and 10 हाँ ठीक है। और उसका कितना आएगा सराउंडिंग वाला। सर -400/273 and 10 दोनों का आंसर आ गया मतलब ना। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस डेल्टा एच दिया हुआ है। टेम्परेचर 300 केल्विन सराउंडिंग आइस वाटर बाथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड पॉइंट सिस्टम सराउंडिंग एंड टोटल। तो आसान है सिस्टम की एंट्रोपी निकालने के लिए। सिस्टम का टेम्परेचर चाहिए होगा। सिस्टम का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा। डेल्टा एच सिस्टम यहाँ पे होगा डेल्टा एच बाई टी सिस्टम। तो 400 इंटू 10⁻³ और बट्टे में क्या आ गया 300। ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻³ मतलब 4/3 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन पहला हो गया। सराउंडिंग का कितना होगा। सराउंडिंग का निकालोगे तो 400 10⁻³ माइनस 400 ना, यहाँ पे 273। इसको सॉल्व करके जूल पर केल्विन लिख लेना। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग डेल्टा एस टोटल जो होगा डेल्टा एस सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये कितना आ जाएगा 4000/3 माइनस 400,000 ये आप सॉल्व कर लोगे। ये जूल पर केल्विन है। इस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2-3 मिलेगा आपके मॉडल में। सेम तरीके का क्वेश्चन आपको फेज एक तो देगा, ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन होगा या तो जिसमें एलोट्रॉपिक चेंज किया होगा। एलोट्रॉपिक चेंज में सिस्टम की एंट्रोपी सिस्टम के टेम्परेचर से निकालना और सराउंडिंग की एंट्रोपी सराउंडिंग के टेम्परेचर से निकालना और दोनों को जोड़ देना तो टोटल एंट्रोपी आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। एक कंसेप्ट यहाँ से सीख गए आप। दो कंसेप्ट अभी आपको मिल गया। एक तो एनसीवी ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 और दूसरा कंसेप्ट मिला फेज ट्रांजिशन वाला। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एंट्रोपी कैसे निकालोगे। एंट्रोपी निकालने के लिए अगर आप सिस्टम की एंट्रोपी निकाल रहे हो तो सिस्टम का टेम्परेचर, और अगर आप सराउंडिंग का टेम्परेचर सराउंडिंग एंट्रोपी निकाल रहे हो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलेगा, तो आप उसको ट्राई कर लेना, बना लेना। ठीक है बेटा, तो सिस्टम सराउंडिंग एंट्रोपी क्लियर हो गई। सिस्टम सराउंडिंग एंट्रोपी क्लियर हो गया, बोलो आ जाएगा ना, आवाज Yes, आएगा sir. ना। चलो, तो इसके बाद एक और टर्म है। नेक्स्ट टर्म हम बात करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की ना। नेक्स्ट टर्म हम बात करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। तो नेक्स्ट हेडिंग लो को गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। गिब्स फ्री एनर्जी को किससे डिनोट करेंगे, जी से। गिब्स फ्री एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा गिब्स फ्री एनर्जी से। गिब्स फ्री एनर्जी एक्यूरेट होता है ना, तो पहले तो ये लिख लो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्या लिखोगे डेफिनेशन।
तो यहाँ पे तो ये लिख लो कि इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो ये लिख लो, गिव्स फ्री एनर्जी में लिखिएगा इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। और उसके बाद लिखिएगा द एनर्जी विच इज अवेलेबल, गिव्स एनर्जी का डेफिनेशन लिख लो। द एनर्जी, यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ, आप भी लिखते चलो। पहले तो आप लिखो इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट, इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होगा द एनर्जी विच इज अवेलेबल, द एनर्जी, इसमें लिखिएगा द एनर्जी विच इज अवेलेबल। द एक्स्ट्रा एनर्जी आप बोल सकते हो, फ्री का मतलब एक्स्ट्रा है, जो काम में नहीं आ रहा है, सिस्टम अपने काम में नहीं यूज कर रहा है। एनर्जी विच इज अवेलेबल, द एनर्जी विच इज अवेलेबल, द एनर्जी विच इज अवेलेबल to the system, to the system in order to do some useful work, in order to do some useful work। ये देखो ऐसा कह रहा है कुछ एनर्जी जो फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है, सिस्टम के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बच गया है, उस एनर्जी को आप कहीं और यूज कर सकते। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे आपके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपीज, और उसके बाद आपने पूरे खर्च करने के बाद, जैसे कुछ बहुत सारे खर्च हैं आपके पास, घर में खर्च है, कुछ और लोग रिलेटिव्स वगैरह खर्च करने के बाद मान लो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच जाता है। 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपया खर्च करना है, आपको लग गया कि 10 लाख रुपए मेरे पास है, उसमें से पूरे घर वगैरह में खर्च करने में 8 लाख रुपए जाएगा, तो आपके पास 2 लाख रुपए बच गया। उन्हीं 2 लाख को आप क्या करो, 2 लाख रुपए को निकाल के उसको कुछ अलग वर्क में खर्च कर सकते हो। उस 2 लाख रुपए को क्या करोगे आप, आपके पूरी 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपए में आपका पूरा काम हो गया, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच गया कि नहीं बच गया। उसी एक्स्ट्रा को क्या करोगे आप, दान पुण्य में खर्च करो या किसी और वर्क में खर्च करो। मतलब अपने लिए उसको मत रखो, बल्कि उसको दूसरे के लिए यूजफुल वर्क में खर्च कर दो। उसी को बोलते हैं गिफ्ट एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। फ्री का मतलब क्या होता है, ऐसे आज के युग में कोई भी चीज फ्री नहीं है। ये फ्री शब्द जो है इस पे तो लगा हुआ है, लेकिन आज के युग में कोई भी चीज फ्री नहीं है। तो फ्री तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी के पास 10 लाख रुपया है और 8 लाख रुपया उसको अपने ऊपर खर्च करने के बाद बच जाता है 2 लाख रुपया, वो 2 लाख रुपया उसका फ्री है क्या, फ्री का है क्या वो 2 लाख रुपया, 2 लाख फेंक देगा क्या वो, फेंकेगा तो नहीं, कुछ उसको यूजफुल वर्क में खर्च करेगा। उसको 2 लाख से और कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है या कुछ और भी कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, किसी को दे सकता है, किसी को मदद कर सकता है, बहुत सारी चीजें। तो वो उसी को बोल रहे हैं हम गिफ्ट एनर्जी, जो सिस्टम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो सिस्टम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे, it can be defined mathematically, it can be defined as, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे, तो आप लिखोगे मैथमेटिकली it can be defined as, मैथमेटिकली it can be defined as, तो G इक्वल टू क्या होगा, H जो आपकी टोटल एनर्जी है, आपकी धन संपत्ति, और उसमें से TS माइनस कर दो, तो G इक्वल टू H माइनस TS। G आपकी खुद की एनर्जी है और ये खर्च वाली एनर्जी है। खुद की एनर्जी जो आपके पास है माइनस खर्च एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल एनर्जी, यूजफुल वर्क में जो एनर्जी है वो है G इक्वल टू H माइनस TS। तो क्या आप G को कैलकुलेट कर सकते हो, एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्या कैलकुलेट करोगे, चेंज कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे एब्सोल्यूट, क्या लिखोगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G कैन नेवर be calculated, absolute value of G can never be calculated, but its change can be calculated, but its change can be calculated। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H और माइनस T डेल्टा S, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये होता है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये है आपका गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला।
समझ में आ रहा है? तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, द एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल टू द सिस्टम इन ऑर्डर टू डू सम यूजफुल वर्क. Mathematically, it can be defined as G equal to H minus Ts. Absolute value of G can never be calculated, but its change can be calculated. So delta G equal to delta H minus T delta S हो. ये है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए. क्लियर है? अब थोड़ा सा और जानना चाहते हैं हम कि गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनिटी में क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गिब्स एनर्जी कितना होना चाहिए. इसके बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा और समझना पड़ेगा. देखिए मेरे साथ, इसको डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. अब आपको पता है कि एंट्रोपी टोटल क्या होता है? टोटल एंट्रोपी होता है, टोटल एंट्रोपी होता है सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी. अब ये डेल्टा एस टोटल जो होगा, सिस्टम की एंट्रोपी को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे रहने दो, डेल्टा एस सिस्टम, और सराउंडिंग की एंट्रोपी को अगर एंथैल्पी के टर्म में लिखा जाए तो माइनस डेल्टा एच बाई टी लिखा जा सकता है क्या? डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, और अगर क्यू सिस्टम डेल्टा एच के बराबर की, ये लिखा जा सकता है. अब यहाँ देखो, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस सिस्टम. क्या हो सकता है? माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस सिस्टम हो सकता है. और अगर आप इसको लिखोगे तो ये लिख सकते हैं आप, माइनस साइन इधर ले लो तो माइनस डेल्टा एस टोटल, माइनस डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम. इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं. तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को क्या बोलते हैं? डेल्टा जी. तो इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, और डिवाइडेड बाई टी भी रहेगा. यहाँ पर टी छूट गया बेटा, एक सेकंड रुक जाइए, वहाँ टी भी लिखना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाई टी है ना, तो टी भी तो लिखना ही पड़ेगा, टी भी तो लिखना ही पड़ेगा ना. बोलो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो माइनस डेल्टा एस टोटल और इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम बाई टी हो जाएगा. यहाँ भी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से जब आप लिखोगे तो बेटा आपको पता है यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसी को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा जी. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. एक रिलेशन मिला मुझे बेटा, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल के बराबर होता है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल के बराबर होता है. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. ये बात समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. देख लो एक बार आप, अब इससे आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा. देखो डेल्टा एस टोटल अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो है, टोटल एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो क्या समझोगे, वो स्पॉन्टेनिटी को शो कर रहा है कि नहीं हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ने का क्या मतलब होता है, सेंस क्या है? टोटल एंट्रोपी बढ़ेगा तो आप क्या कहोगे, स्पॉन्टेनिटी है या नहीं? तो डेल्टा जी क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन जीरो, और इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर डेल्टा जी जीरो आता है तो रिएक्शन का नाम स्पॉन्टेनियस होता है. अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है, डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो है, तो डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. इसको क्या बोलेंगे आप, नॉन स्पॉन्टेनियस. इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर मान लो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम है, इस कंडीशन में क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, और इसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम. तो डेल्टा जी के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, ये बात आपने पहले भी सुनी रखी है, डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी अगर इक्वल टू जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम शब्द होता है. तो ये है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. एक बार आप चेक कर लो, अगर आपको डाउट लगे तो पूछ सकते हो. अगर किसी बच्चे को यहाँ तक में डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो. अगर आपको स्पॉन्टेनिटी देखना है तो डेल्टा जी को
लेस देन 0 करना होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 आ गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा। किस पे कहलाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है, बोलो, क्या ये बात समझ Yes, आ sir. रहा है, क्लियर हो गया सबको ये बात? Yes, sir. तो इंट्रोपी के लिए देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा, हाँ विचार बोलो। सर यहाँ पे जो आपने जो पहले स्टेप में डेल्टा सराउंडिंग को डेल्टा एच बाई टी किया हुआ है डेल्टा एच सर, तो बाई ये आपने टी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो देखो सिस्टम को क्यों नहीं लिखे, यही आप कहना चाह रहे हो मुझसे ना, यही ना कहना चाह रहे हो आप? यस सर, सिस्टम yes, किसी ने सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है ये नहीं पता है ना मुझे। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो भाई कांस्टेंट होता है, तो हमें सराउंडिंग क्या लिखते हैं, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ? Yes, सराउंडिंग sir. यही हमेशा लिखते हैं, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, ये हमेशा लिखते हैं। लेकिन क्या सिस्टम आप प्लस क्यू सिस्टम बाई टी लिख सकते हो, बोलो तो थोड़ा। वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है ये, अगर आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन था तब ना क्यू सिस्टम बाई टी कर दिए थे, क्योंकि हम जानते थे कि Yes, sir. सिस्टम का टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहेगा रिएक्शन के दौरान। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखोगे, सिस्टम की एंट्रोपी लिखने के लिए आप क्यू सिस्टम बाई टी नहीं लिख सकते ना, टी वेरिएबल हो सकता है ना, टी के बारे में कहा, सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन सराउंडिंग सर, तो ये का डेल्टा सराउंडिंग में डेल्टा एच कैसे मतलब? डेल्टा सराउंडिंग का मतलब क्यू सिस्टम बाई टी होता है, और यस सर, सिस्टम की इंथाल्पी को, सिस्टम का हीट जो होगा वो किससे मेजर किया जाएगा, इंथाल्पी से मेजर किया जाता है। जितनी एनर्जी होती है सिस्टम के पास, जो एनर्जी होती है वो कैसे देखा जाता है, इंथाल्पी से देखा जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें जो हीट होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब इंथाल्पी होता है। तो डेल्टा सराउंडिंग को माइनस क्यू सिस्टम बाई टी लिखते हो आप, तो माइनस क्यू सिस्टम को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच लिख सकते हो, क्योंकि वो डेल्टा एच के टर्म में हीट दिया हुआ है, क्योंकि वो डेल्टा एच के टर्म में हीट दिया है और किसके टर्म में दिया हुआ है बताओ आप ही, क्या लिखोगे, क्यू की जगह पर डेल्टा एच लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हीट डेल्टा एच के टर्म में दिया है तो क्यू की जगह पर डेल्टा एच लिखने में क्या दिक्कत है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है आपको? अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है तो फिर हम ये प्रोसीजर कर पाएंगे ना? कांस्टेंट प्रेशर तो रिएक्शन के दौरान होता ही है। देखो आप बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, उसमें हर रिएक्शन में डेल्टा एच गिवन होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐसे गिवन होता है, गिवन होता है कि नहीं गिवन होता है? यस सर, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में जो हीट होता है वो इंथाल्पी ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट मेजर किया जाता है, तो इंथाल्पी होगा, तो इंथाल्पी लिखेंगे। सिस्टम की जो ओके, एनर्जी है वो इंथाल्पी के टर्म में ही डिफाइंड है, सिस्टम की जो एनर्जी है वो किसके टर्म में डिफाइंड है, इंथाल्पी के टर्म में ही डिफाइंड है, ये लिख रहे हैं ना। इसे तो लिख रहे हैं डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, तो ये आपका अगर कोई स्पॉन्टेनियस देखना है तो डेल्टा जी को क्या करना होगा, लेस देन जीरो करना होगा। डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम। इसी से एक आता है न्यू क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। न्यू क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिएगा, न्यू क्राइटेरिया और स्पॉन्टेनिटी, न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का एक न्यू क्राइटेरिया बनाया गया। कैसे, देखो यहाँ पे इधर ले लो डेल्टा एच ले लो, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बहुत है। इधर ले लो डेल्टा एस और इधर ले लो टेम्परेचर, और इधर आप गिव फ्री एनर्जी बताओ, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे फिर बस इसको छोटा कर लो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इधर रिमार्क कर दो कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको रिमार्क कर दो, इसको बना लो पहले। न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ये बना लो। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, पहला पॉइंट,
अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, पहले ये लिख लो, पहले नेगेटिव लिख लो, डेल्टा एच नेगेटिव से शुरू करो। पहले देखो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ डेल्टा जी क्या होएगा, सोच कर बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। डेल्टा जी क्या आएगा? सर नेगेटिव। देखो डेल्टा एच नेगेटिव यहाँ रख के देखो, ये वाला नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो नेगेटिव ही रहता है, चाहे टेम्परेचर कोई भी हो ये नेगेटिव ही आएगा। इट मीन्स ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। कोई पूछे आपसे कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या है, ऑलवेज, तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कंडीशन है। डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कंडीशन है। बात समझ में आया क्या? डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कंडीशन है। 100 बात क्लियर है? और अगर मान लो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो कहानी क्या होगा, तो बताएगा? डेल्टा एच नेगेटिव, यहाँ पे देखो मेरे साथ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव में बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? चेक करो तो थोड़ा सा। यस सर। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो एक टर्म आ रहा है नेगेटिव, एक टर्म आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है? बोलो। यस Yes, सर। sir. तो एक टर्म है Yes, नेगेटिव, sir. एक टर्म है पॉजिटिव, एक टर्म है नेगेटिव, एक टर्म है पॉजिटिव। तो बेटा आपको भी समझदारी इतना तो है ही, ये वाला टर्म है नेगेटिव और ये वाला टर्म है पॉजिटिव, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अगर हाई टेम्परेचर रखते हो, अगर टेम्परेचर हाई रखते हो, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। लेकिन अगर यही केस लो टेम्परेचर पे करते हो तो क्या होता, अगर लो टेम्परेचर पे करते तो क्या होता? इस केस में 2 पॉइंट आ गए, टेम्परेचर इफेक्ट आ गया यहाँ पे। लो टेम्परेचर पे करते, देखो यहाँ पे ये वाला टर्म है नेगेटिव और ये वाला टर्म है पॉजिटिव, लेकिन अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे तो नेगेटिव वाला ज्यादा होगा, इट मीन्स नेगेटिव आएगा। ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और समझ में आया? दूसरा केस भी समझ में आया, टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, इसका इफेक्ट आ जाएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाएगा, चेक करो, टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाएगा, ये चेक करिए, बोलिए। यस। तीसरा नंबर देखो, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप खुद समझदार हो, ये वाला टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई को पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ भी कर लो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ के पॉजिटिव ही दिखाई देगा। इसका मतलब कोई भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये ऑलवेज क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये ऑलवेज क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन है। क्या है बेटा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन। ये बात समझ में आ रहा है क्या? आप ऊपर रख रख के देखो, Yes, आप sir. याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, एनी टेम्परेचर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, एट एनी टेम्परेचर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और फोर्थ नंबर पे है कि अगर आपका ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, देखो कहानी कैसी हो गई, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और निगेटिव में टेम्परेचर लो रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा और रखोगे हाई तो निगेटिव हो जाएगा। चेक करो एक बार, चेक करो, अगर आप लो टेम्परेचर दे दिए तो निगेटिव वाला कम रहेगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा।
नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया आपने तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और टेम्परेचर बढ़ा दी तो नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार आप सोच डालो, आंसर मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा सोचिए, तब तक देखिए 1 मिनट। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो ऑलवेज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कंडीशन है, तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आएगा। देखो एक नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही आएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ऑलवेज। तो ऑलवेज नेगेटिव डेल्टा जी आया तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है और उधर वाला टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव में अगर आप टेम्परेचर ज्यादा मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव नंबर बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव में कम टेम्परेचर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव रह जाएगा। इस तरह से आपका नेगेटिव आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, इस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, चाहे कोई टेम्परेचर हो पॉजिटिव ही आएगा। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस और ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या ये बात समझ में आया? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस और ऑलवेज Yes, नॉन sir. स्पॉन्टेनियस, कोई अगर आपसे पूछ दे कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। ये आपका तुरंत आंसर जम हो जाना चाहिए। और टेम्परेचर का इफेक्ट 2 में आ रहा है, 2 और 4 में। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तभी टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। दोनों नेगेटिव है तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। दोनों पॉजिटिव है तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों नेगेटिव है तो हमेशा दोनों नेगेटिव है नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस, हमेशा स्पॉन्टेनियस। एक पॉजिटिव नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है, टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। जब दोनों नेगेटिव होगा तब ऐसा होगा, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव। ये समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, टेम्परेचर sir. इफेक्ट कैसे रखना है। न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है कि बताओ स्पॉन्टेनियस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या है, तो आंसर होगा डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। और याद करने की जरूरत नहीं है इसको। आपको नहीं समझ में आया डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए डेल्टा एच को क्या करना होगा, डेल्टा एस को क्या करना होगा? क्या ये बात आपको समझ में नहीं आएगा? लॉजिकल है ना? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये याद रट्टा मार लें और बाद में पता चले कि हम भूल गए। तो रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारने से आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, कभी कभी एक दूसरे का ओवरलैप कर जाएगा। अब लॉजिकल समझो ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा। कोई कहे कि ऑलवेज नेगेटिव डेल्टा जी को लाना है, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा एच नेगेटिव रखो, डेल्टा एच पॉजिटिव रखो, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस हो गया। इसके लिए आपको ये टेबल याद नहीं करना है, टेबल बनाया भले ही गया है लेकिन उसको समझना है, उसको क्या करना है? समझना है। याद करिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो गलत हो जाए आपका। ओके, ये बातें समझ में आ गई? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालना है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होगा, ये बातें समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? बोलो। Yes. Yes, sir. चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाओ। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। एक रिएक्शन है M+O2, M सॉलिड है प्लस हाफ O2 गैस है, और ये MO बना रहा है, MO गैस मान लो बना रहा है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है, इसका डेल्टा H मान लो दिया है, तो रिएक्शन से प्लस 300 किलो जूल पर मोल, प्लस 300 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे डेल्टा एस दिया हुआ है 10 जूल पर केल्विन, प्लस में ही डेल्टा एस दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट व्हाट टेम्परेचर, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट व्हाट temperature the reaction will be spontaneous, at what temperature reaction will be spontaneous।
किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस? किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? ऐसे क्वेश्चन दे दिया मान। डेल्टा एच 300 किलो जूल पर मोल दिया, डेल्टा एच 10 जूल पर केल्विन दे दिया। पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस? किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। M solid plus half O2 gas give MO solid, MO gas, डेल्टा एच दिया, बताओगे कितना होगा? आसान तो है। Above 30 Kelvin. हाँ, तो डेल्टा एच डेल्टा जी लेस देन 0 कर दो और इसको रख दो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 कर दो। फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0। ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाला में से है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है कि स्पॉन्टेनियस के लिए टेम्परेचर क्या होगा। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ लिख लो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। यहाँ पे आएगा डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और ये भी है, तो इस तरह आपका सब टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। यहाँ से आ जाएगा टी ग्रेटर देन डेल्टा एच आ गया 300 तो 10 पावर 3। ये आ जाएगा टी ग्रेटर देन 30 इंटू 10 पावर 3। यहाँ पे आ जाएगा टी ग्रेटर देन 30,000 केल्विन। 30,000 केल्विन, थोड़ा ज़्यादा डेटा थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए इतना ज़्यादा आ गया। तो टी ग्रेटर देन 30,000 केल्विन, 30,000 केल्विन से ज़्यादा पे ये रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो 30,000 केल्विन से ज़्यादा जो भी ऑप्शन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 30,000 केल्विन से थोड़ा भी ज़्यादा कोई भी ऑप्शन होगा उसे आप क्या करिएगा? टिक कर दीजिए। कर दीजिएगा, बोलो कर लेंगे? यस सर। तो आपको भी ऐसा कुछ पूछे किस टेम्परेचर पे वो स्पॉन्ट, इस बार भी जेई मेंस में भी आया था, उसमें डेल्टा एस गिवन था और बोला था किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? तो आपको डेल्टा जी को क्या करना है? लेस देन 0 कर देना। क्या करना है? डेल्टा जी को लेस देन 0 कर देना है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? डेल्टा जी Yes, को sir. लेस देन 0 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से समझना है उसको। पहले तो एक क्वेश्चन दिया है और पीबीओ, पीवी से पीबीओ बना रहा है, पीबीओ से पीबीओ2 बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जेईई मेन में आया हुआ है। इसका क्वेश्चन का लॉजिक क्या है ये समझना। एक पीबीओ से पीबीओ2 बना रहा है और इसका डेल्टा जी दिया हुआ है। इसका डेल्टा जी गिवन है माइनस यहाँ पे लिख लो 100 माइनस 100 जूल पर मोल दिया हुआ, माइनस 100 जूल पर मोल दिया हुआ है। और एक SnO से SnO2 बना रहा है। इसका डेल्टा जी, इसको प्लस कर लेना, प्लस 100 कर लेना और इसको डेल्टा जी कर लेना माइनस 400 जूल पर मोल। अब ऑप्शन दे रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is correct? ऐसे लिख दो, which of the following is correct, which of the following is correct। पहला ऑप्शन दे रहा है Pb plus 4 and Sn plus 4।
is characteristic oxidation state. P plus 4 and SN plus 4 is, या stable oxidation state लिख लो, stable oxidation state. दूसरा कह रहा है कि V plus 2 and SN plus 2 are stable oxidation state. तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि Pb plus 2 and SN plus 4 are stable oxidation state. और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि Pb plus 4 and SN plus 2 are stable oxidation state. इसे सोचकर बताओ तो क्या होना चाहिए। ये जेई मेन में आया हुआ है, यहाँ पे ये आपके जेई मेन का क्वेश्चन है। पीबीओ से PbO2 बना है और SNO से SNO2 बना है। आपसे कह रहा है एक में डेल्टा जी पॉजिटिव है और एक में डेल्टा जी नेगेटिव है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Pb plus 4 and SN plus 4 is a stable oxidation state. Pb plus 2 and SN plus 2 are stable. Pb plus 2 and SN plus 4 are stable. और Pb plus 4 and SN plus 2 oxidation state are stable. कौन सा आंसर सही है इसमें? सर थर्ड। देखो पहला वाला रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन अपने नहीं जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो कौन सा स्टेबल हुआ? ये बैकवर्ड में चला गया ना। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? फॉरवर्ड में नहीं जा रहा है, तो Pb plus 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो Pb plus 2 स्टेबल होगा। और डेल्टा जी निगेटिव यहाँ दिख रहा है, तो SN plus 2 जो है SN plus 4 में जाएगा। इसका मतलब क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड में जा रहा है। SN plus 4 और Pb plus 2 आर मोर स्टेबल। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया कैसे बनाना है? ये जेई मेन में Yes, आया sir. कि PbO से PbO2 बना, तो वहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव दिया है और SNO से SNO2 बना, डेल्टा जी नेगेटिव दिया है। जब नेगेटिव दिया है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर मान लीजिए डेल्टा जी पॉजिटिव दिया है तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है ना? ये लिख भी लो आप, अगर आपको दिक्कत हो तो ये लिख लो। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर जा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर है? बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ओके। डेल्टा जी नेगेटिव है तो कहाँ है? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो किधर जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इससे आपको फायदा मिल जाएगा, इससे आपको फायदा मिल जाएगा, तुरंत आंसर बन जाएगा आपसे। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। इसको लिख लो पहले, समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखो, तीसरा नंबर। ये जो है एक्स से वाई बन रहा है, एक्स से वाई बन रहा है, और इसमें एक इक्वेशन दिया है डेल्टा जी इक्वल टू 120 माइनस 3/8 इंटू टी। ये दिया हुआ है 3/8 इंटू टी। तो अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये भी जेई मेन में आया हुआ है। एक्स से वाई बन रहा है और डेल्टा जी दिया है 120 माइनस 3/8 इंटू टी। डेल्टा जी दिया है 120 माइनस 3/8 इंटू टी, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के बारे में बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फॉर एक्स टी इज इक्वल टू 315 केल्विन। दूसरा दे रहा है फॉर एक्स टी इक्वल टू 363 केल्विन। तीसरा दे रहा है फॉर वाई टी इक्वल टू 315 केल्विन।
फॉर y t इक्वल टू 363 केल्विन। इनमें से कौन सा आंसर सही है बताओ तो, इनमें कौन सा आंसर सही है? x से y बन रहा है डेल्टा जी 120 माइनस 3/8 इंटू टी दे रहा है, तो जो द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही बैठेगा? मुझे तो फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर x t इक्वल टू 315, फॉर x t इक्वल टू 363, फॉर y ये वन और मोर देन वन हो सकता है, जेईमेन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने, क्वेश्चन यही था बट ऑप्शन मॉडिफिकेशन दिया हुआ है। आप बताओ 315 पे x के लिए होगा या 363 x के लिए होगा या 315 y के लिए होगा या 363 y के लिए होगा? सोचकर समझकर जवाब दो। क्या सोचिएगा बताइए? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। देखो एक सबसे पहले तो निकालना होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पहले तो आप ये निकालो टेम्परेचर कितना होगा। पहला काम तो यही करो आप कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना होगा, ये काम सबसे पहला होना चाहिए ना। तो फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0। यहाँ लिखो फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी लेस देन 0, और अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है 120 माइनस 3/8 इंटू टी लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ पे टी ग्रेटर देन 320 केल्विन आएगा। अगर टी 320 केल्विन से ज्यादा है तो y होगा, और 320 केल्विन से छोटा है तो x होगा। तो टी 320 केल्विन ज्यादा है मतलब फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड वाली बात है। और अगर टी 320 से छोटा आया, 320 केल्विन से छोटा आया, ये बैकवर्ड वाली बात होगी। ये किधर की बात होगी? बैकवर्ड की बात होगी। तो टी 320 केल्विन से ज्यादा तो फॉरवर्ड, और टी 320 केल्विन से छोटा तो बैकवर्ड। इसका मतलब 320 केल्विन से ज्यादा वाला में y बनेगा और 320 केल्विन से छोटा वाले में x बनेगा। सो आंसर इज 1 and 4। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन में से एक है। जेईई मेन ऑनलाइन का ही क्वेश्चन दिया हुआ था जो आप बना सकते हो। ये इस तरह से समझ में आया। स्पॉन्टेनियस निकालने के लिए तरीके सीख गया, कैसे स्पॉन्टेनियस निकालना है, क्या ये बात आप समझ में आ गया आपको? कोई भी यस रिएक्शन सर। स्पॉन्टेनियस है Yes, sir. और इसके साथ आपको डेल्टा जी को क्या करना है? लेस देन 0 करके टेम्परेचर निकालने के लिए पूछे जाएगा, तो वो निकाल दोगे आप। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? उसके बाद अगला पॉइंट पे थोड़ा और डिस्कस कर लें। अगर मान लो, अगर मैं बोलूं इन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा? इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, और टी डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इस डेल्टा जी नॉट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। मान लो कभी स्टैंडर्ड वाली कहानी कहे तो आप ये लगा देना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच नॉट को बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी, और डेल्टा एस नॉट को बोलेंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी। ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनता है, आराम से आप बना सकते हो स्टैंडर्ड स्टेट पे। किस पे बना सकते हो? स्टैंडर्ड स्टेट पे ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। और एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पहले ही पढ़ाया जा चुका था, आज फिर से एक बार रिकॉल करा रहे हैं आपको। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको याद होगा हमने बताया था कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद आ रहा है? ये वाला डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन की जरूरत अपने सिलेबस में होता नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन बताऊंगा नहीं आपको। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू फॉर एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम ये डेल्टा जी क्या होगा 0 और क्यू क्या होगा के। तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होगा। इसका मतलब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के। ये हो गया डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला। और ये बात मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ाया है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं, और इस पे क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी करवाने की कोई जरूरत है नहीं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। याद आ रहा है क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर। ये वाली चीजें मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की पूरी बातें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ग्राफ वगैरह सब कुछ मैं बता रखा है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। इससे रिलेटेड मैंने पूरी बातें आपसे कर रखी है। सबको याद होगा मैंने ग्राफ भी बताया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, उसके साथ मैंने इसको रिलेट किया था और रिलेट करके मैंने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था एल एन के वर्सेस 1/t का। याद होगा आपको, चेक कर लीजिएगा अपने आप मॉड्यूल अपने कॉपी में, तो हो जाएगा। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करूँ। ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद एक लास्ट होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी कैसे निकालोगे और एंट्रोपी के साथ आप गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे। तो केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी कैसे निकाला जाएगा और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकाला जाएगा। तो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन में आप लिख लो, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको देता है और उसमें आपको इंथाल्पी निकालने के लिए आता है, क्या आता है? अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है और एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए आता है, तो क्या करोगे? प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी करोगे। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी आता है तो प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी करोगे। तो अगर आपको यहाँ से पूछा जाता है फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन की बातें आती है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन अगर कोई भी रिएक्शन दिया है तो डेल्टा एस नॉट कैसे निकालोगे आप? डेल्टा एस नॉट फॉर रिएक्शन समेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना होगा तो समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन निकालना होगा, यहाँ पे लिखना होगा समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट। इस बार जो जेई एडवांस 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी पे आया था। सब में क्या किया था, एक रिएक्शन गिवन कर दिया था, सब में एस नॉट वगैरह दे दिया था, जी नॉट वगैरह दे दिया था और एच नॉट वगैरह दे दिया था। पूछा था कि बताओ ये किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। तो पहले आपको निकालना था डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट, और टेम्परेचर पूछा था। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट पता था, डेल्टा एच नॉट पता था, डेल्टा एस नॉट पता था, टेम्परेचर भी पता होता। एक छोटा सा चीज मुझे और यहाँ पे लिखना है, बस लास्ट है वो ये लिखना है कि अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल जब प्योर मॉलिक्यूल होता है और स्टेबल स्टेट में होता है, यहाँ पे लिखिएगा, ये आपको लिखवाएंगे भी हम आगे, स्टैंडर्ड इंथाल्पी, स्टैंडर्ड इंथाल्पी एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड इंथाल्पी एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, gives free energy for pure and stable molecule, pure and stable molecule is always equal to 0। इनका 0 होता है। ये बातें हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अभी आप यहाँ देख लो, प्योर का मतलब होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और स्टेबल का मतलब होता है स्टेबल स्टेट से है, प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल ना। तो आप यहाँ पे देखो, प्योर का मतलब यहाँ पे होमोएटॉमिक से है, प्योर का मतलब किससे है, होमोएटॉमिक से है, और स्टेबल का मतलब उसके स्टेट से है, स्टेबल स्टेट से है। जैसे कोई लिक्विड में स्टेबल है, कोई गैस में स्टेबल है, कोई सॉलिड में स्टेबल है, उससे है।
जैसे आप O2 गैस की बात करो, O2 में क्या होगा, डेल्टा H0 जीरो होगा, डेल्टा G0 भी, ये प्योर है, तो O2 गैस ये प्योर फॉर्म है, तो प्योर फॉर्म में डेल्टा H0 भी जीरो और डेल्टा जीरो, इंट्रोपी जीरो नहीं हो, इंट्रोपी तो प्योर हो चाहे कुछ भी हो, इंट्रोपी तो गैस के लिए ज्यादा होता है, ये बात पता ही है। O2 गैस के लिए जीरो होगा। जैसे मान लो कार्बन सॉलिड हो तब भी डेल्टा H0 जीरो होगा और डेल्टा G0 भी जीरो होगा। ये कभी आपने सुना होगा, जैसे Br2 लिक्विड हो, Br2 एक स्टेबल फॉर्म है, लिक्विड उसका स्टेबल फॉर्म होता है, यहाँ पे डेल्टा H0 जीरो होगा, डेल्टा G0 जीरो होगा। उस तरह से I2 सॉलिड हो, इस कंसेप्ट में भी डेल्टा H0 जीरो होगा, डेल्टा G0 जीरो होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये बातें समझ में आ रही है? सोडियम सॉलिड हो Yes. तो यहाँ पे भी डेल्टा H0 प्योर मॉलिक्यूल का और स्टेबल स्टेट का जीरो होता है। तो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या? जैसे एक क्वेश्चन था आपके इसमें आया हुआ है जेईई मेंस के अंदर, क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग देख सकते हो, अगर आप चाहो तो देख लो। क्वेश्चन ये है, यहाँ लिखा है 2NO plus O2, 2NO gas plus O2 gas give 2NO2 gas, तो गिवन है ऐसा 2NO gas plus O2 gas give 2NO2 gas। अब कहता ये है, अब ये कहता ये है कि इसका इस रिएक्शन का Kp गिवन है, Kp है 1.6 इंटू 10 पावर 12, 10 पावर 12 गिवन है, 1.6 इंटू 10 पावर 12 गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन भी लिख लेना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन डेल्टा HF नॉट, डेल्टा GF नॉट, ये फॉर्मेशन का ही मतलब है, फॉर्मेशन का ही मतलब है ये। देखो डेल्टा GF नॉट जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस, ये गिवन है 86.6 किलोजूल पर मोल। तो पूछ रहा है फाइंड डेल्टा GF नॉट फॉर NO2, NO2 के लिए डेल्टा GF नॉट बताना है, डेल्टा GF नॉट फॉर NO2। और Kp दिया है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। Kp देने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब देता है, जब इक्विलिब्रियम होता है तभी देता है ना। तो डेल्टा GF नॉट बताना था, और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, उसको आप ऑप्शन भी देख लेंगे आप, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। और टेम्परेचर भी लिख लेना यहाँ पे एट 298 केल्विन, 298 केल्विन। पहला ऑप्शन था 0.5, यहाँ 298 इंटू ln 1.6 इंटू 10 पावर 12 और माइनस 86,600, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 298 इंटू ln 1.6 इंटू 10 पावर -12, 10 पावर 12, 86,600। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन अगर आप लिखोगे तो गिवन है, तीसरा ऑप्शन गिवन है 0.5, 86,600 माइनस 298, यहाँ पे 29 R इंटू 298 लिख लेना, R इंटू 298 इंटू R इंटू ln 1.6 इंटू 10 पावर 12, और लास्ट में नन ऑफ दीज कर देते हैं, नन ऑफ दीज। तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर बताना, ये ऑप्शन देने का पर्पस मेरा यही था कि आपको फॉर्मेट ये में देखना, मैं कैलकुलेशन नहीं करना है। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन के अंदर ही आया है वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताएं, और फिर आप थर्मोडायनेमिक्स 2 के क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास थर्मोकेमिस्ट्री की बातें करेंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए।
इस रिएक्शन का Kp गिवन है, तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा जी गिवन है, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, माइनस RT ln Kp। और आपको भी मैंने बताया कि डेल्टा जी रिएक्शन का निकालना कैसे है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और O2 का क्या होगा, जीरो, O2 का क्या होगा, जीरो, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए और उसके बाद उसको बना दीजिए। इस ऑप्शन में एक चीज और थोड़ा चेंजेस कर लेना, 2 इंटू 86,600 कर देना, यहाँ पे 2 इंटू 86,600 माइनस 298 इंटू आर ln 1.6 इंटू 10 पावर 12, वहां पे 2 इंटू कर देना ऑप्शन में, तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब क्या आंसर आएगा विशाल, से बता रहे हैं। पूरी मॉड्यूल आप बना लीजिए थर्मोडायनेमिक्स 2 का, नेक्स्ट क्लास थर्मोकेमिस्ट्री और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और टॉपिक खत्म। सही थर्ड वाला ही होगा। थर्ड वाला सही है ना, तो सही बात है, थर्ड वाला ही सही होगा, इसमें कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे आप डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पर निकाल लो, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अभी आपको जो बताया गया उसी पे ये क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस आर इंटू 298 इंटू ln 1.6 इंटू 10 पावर 12, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या निकालोगे, 2 इंटू डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ NO2 माइनस 2 इंटू डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ NO, क्या आ जाएगा, माइनस आर इंटू 298 इंटू ln 1.6 इंटू 10 पावर -12 इंटू 2 इंटू 86,600 माइनस 2x लिखोगे, इधर ले आओ, इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 86,600 प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा r इंटू 298 1.6 इंटू 10 पावर 12, x इक्वल टू आएगा 0.5, 2 इंटू 86,600 प्लस आएगा ये r इंटू 298 इंटू 1.6। सर हमें NO2 का निकालना है ना। अच्छा NO2 का दिया था क्या, अच्छा NO का दिया था, ओहो NO2 का निकालना था, सॉरी सर, मिस्टेक हो गया, फिर पूरा मिस्टेक हो गया, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा समझ जाओगे आप, ये माइनस हो गया, इधर प्लस आ गया, ठीक है, उसको देख लेना, आप कर लेना, कर लोगे ना, समझ में तो आ ही गया ना कैसे करना है, बोलो हेलो, समझ में आया कि नहीं, यस सर। यस सर। तो ठीक है, Yes, sir. तो बना लीजिएगा, आईपैड मेरा ऑफ हो गया है, लाइट कटी हुई थी, तो नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स 2 की बात खत्म हो गई है, थोड़ा सा एक बताना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको बता देंगे, खत्म हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बताना है, उससे क्वेश्चन आपके उसमें नहीं दिया है मॉडल में, एक दो क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देना, कल के क्लास में थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे और साथ ही साथ आपका थर्मोकेमिस्ट्री शुरू कर देंगे, ठीक है, तो कल आपका थर्मोकेमिस्ट्री शुरू भी हो जाएगा और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा और बताना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो बता भी देंगे, ठीक है, ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और आप बना लीजिएगा, कल डिस्कस भी कर देंगे
थर्मोडायनेमिक्स 2 बना लीजिएगा तो डिस्कस कर देंगे। सेक्शन ए बी सी तीन सेक्शन दिया ही है, 3 सेक्शन बनाना है, ए बी सी 3 सेक्शन है बस। उसमें एंट्रोपी है, जो लिखवाया गया एक बार पढ़ लेना, उसके बाद बना लेना। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर। ओके थैंक यू सर। ठीक है।